हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस जनरल स्टडीज़ क्लासेस। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड डिस्कशन के बारे में। पॉलिटी की क्लास फुल फ्लेजेड एक नए सिरे से शुरू की जा रही है। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी और यूपी स्टेट पीसीएस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स होंगे प्री कम मेंस, उनको हम लोग फोकस करके यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इस सेशन में फ़िलहाल हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, सिलेबस को देखेंगे और साथ में स्ट्रैटेजी वीडियो को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर में आगे हमें किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को और उस पेपर को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है उसका सिलेबस। तो आपको सिलेबस सबसे पहले देख लेना चाहिए। अगर आप देखेंगे पॉलिटी के सिलेबस को तो जो सिलेबस है काफ़ी वेल डिफाइंड है। हालांकि जो वेल डिफाइंड सिलेबस है उसमें भी तमाम एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको पढ़नी होती हैं। इस सिलेबस में अगर देखेंगे तो दो तरीके का आपके पास में सिलेबस आता है। एक आती है जो प्रीलिम्स का सिलेबस है और दूसरा है जो आपका मेंस का सिलेबस आता है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पॉलिटिक्स यानी कि जो पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं, जो हमारे पास में पॉलिटिकल थ्योरीज़ हैं और पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको हम लोगों को देखना होता है। पॉलिटिकल थ्योरीज़ एंड पॉलिटिकल सिस्टम हमें ये स्टडी करना होता है। वहीं दूसरी ओर जब हम मेंस के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल थ्योरीज़ एंड पॉलिटिकल सिस्टम के साथ साथ आपको गवर्नेंस भी देखना होता है। तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपका गवर्नेंस का ऐड हो जाता है जब हम लोग प्री से मेंस की ओर में शिफ्ट होते हैं। तो प्री आपके साथ में गवर्नेंस का एक एक्स्ट्रा पार्ट भी ऐड हो गया है। सवाल ये उठता है कि आखिर में जो पॉलिटिकल थ्योरी और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पॉलिटिकल जो थ्योरी है वो एक तरीके से समझिए फिलोसॉफिकल पार्ट है। दिस इज़ द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द पॉलिटी। और जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है। आप फिलॉसफी को इस तरीके से समझिए कि ये थ्योरेटिकल किताब है जो चीज़ों के बारे में बताती है, और जो स्ट्रक्चर है वो रियलिटी है। इस रियलिटी में कैसे काम किया जाता है और कैसे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम वर्क कर रहा है उसको हम लोगों को देखना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग बात करें लिबर्टी। अगर हम लोग लिबर्टी के बारे में अगर देखें तो ये एक पॉलिटिकल थ्योरी है। वहीं अगर हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में आते हैं तो हम लिबर्टी नहीं, हम फ्रीडम बोलते हैं, क्योंकि लिबर्टी को अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है। लिबर्टी हमारा अल्टीमेट गोल होती है और फ्रीडम के थ्रू हम लोग लिबर्टी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो लिबर्टी एक आइडियल केस हो गई और इस आइडियल केस में हमें ऑब्जेक्टिव बना करके लगाना होता है, थ्योरी हो गई। और वही जो आपका फ्रीडम है ये एक रियल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, और ये प्रैक्टिकल तरीके से अचीव करने की, प्रैक्टिकल तरीके से लिबर्टी को अचीव करने का एक तरीका बन जाता है। तो ये इस बात से समझ में आ जाता है कि हमें सबसे पहले सिलेबस को देख लेना चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस क्या है, और फिर जा करके हम लोग उस पर रिलेटेड फोकस भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, और आपकी जो तैयारी है उसको एक नई दिशा भी दी जा सकती है। इस सेशन में अगर देखें हम लोग और सिलेबस में अगर देखें तो हमारा सबसे पहला कंसेप्ट आता है बेसिक आइडिया अबाउट ऑल द आर्टिकल्स। अब इस आर्टिकल में सबसे पहले आप लोगों को देखना होता है कि आपका प्रीएम्बल में क्या बोला जा रहा है। प्रीएम्बल अपने आप में काफ़ी बड़ा कंसेप्ट है और काफ़ी लंबा भी डिस्कशन है। सबसे पहले हमें प्रीएम्बल को देखना होता है। प्रीएम्बल में क्या चीज़ें बोली गई हैं, क्या आइडियल केसेस हैं, क्या इसमें एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, कैसे ये प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर को भी हेल्प कर रही होती है, कौन कौन से केस है जो कि प्रीएम्बल से रिलेटेड है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस करना होता है। हमें देखना होता है हर एक आर्टिकल के पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ड्राफ्टिंग कमिटीज़ कौन कौन सी थी, और आखिर में जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग की गई है वो किस तरीके से है। जो बाहर की कंट्रीज़ है, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या इम्पैक्ट है, यानी यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका और इंडिया में क्या कंपैरिजन है। फ्रेंच के बारे में अगर बात करें इसी तरीके से, या फिर जर्मनी के बारे में बात करें, या फिर इसी तरीके से आप यूके के बारे में बात करें, रशिया के बारे में बात करें, जापान के बारे में बात करें, साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें, आयरलैंड के बारे में बात करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो बाहर की कंट्रीज़ है उससे हम लोगों ने क्या लिया है, क्या फेच किया है, किस नेचर में फेच किया, ये सब चीज़ें हम लोगों को यहाँ देखनी होती हैं। प्लस साथ में हमें देखना होता है हर एक आर्टिकल के अपनी खुद की क्या फीचर्स है, अपनी खुद की क्या विशेषताएँ हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इसी तरीके से आ जाती है यूनियन और टेरिटरी का टॉपिक। अब जो हमारे पास में यूनियन और टेरिटरी है ये हमारा पार्ट 1 में होता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होकर के रखा हुआ है, नियरली 12 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में आपकी आ जाती है यूनियन एंड टेरिटरी। यहाँ पर बेसिक आइडिया बताया गया यूनियन और टेरिटरी के बारे में, और उसके डिफिनीशन और इसके बारे में आर्टिकल नंबर 1 टू आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया है। इसके अलावा हमें देखना होगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में और डिफरेंट जो कमीशंस बनाई गई थी, जैसे तमाम कमिटीज़ हैं, जैसे जेवीपी कमेटी हो गई,
या फिर आपकी पाक कमेटी हो गई, पानीकर अली कुंजरो कमेटी हो गई, और सिमिलरली इसी तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो बनाई गई थी वो हो गई। तो इन सब के थ्रू अल्टीमेटली हमारे पास में जो डिफरेंट 14 स्टेट्स निकल करके आए थे शुरुआत में, उनके बारे में हमें डिस्कस करना होगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें पहले डिस्कस करना होगा। फिर कुछ यहाँ पर बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे फेडरल नेचर क्या होता है, यूनिटरी नेचर क्या होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, इन सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना होता है। और साथ में कुछ रिसेंट जो इश्यूज़ हैं यानी करंट अफेयर्स जो हैं उनको भी हम लोगों को साथ में देखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट 2 आ जाती है, और इस पार्ट 2 में हमारे पास सिटीजनशिप को लेकर के कंसेप्ट्स बताए गए हैं। सिटीजनशिप का जो बेसिक आइडिया वो आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 में डिफाइन किया गया, और यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आगे जाकर के पार्लियामेंट विल बी द अथॉरिटी, पार्लियामेंट होगी अथॉरिटी जो कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में बता रही होगी। यहाँ पर हमें तमाम छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे कि जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है दैट इज़ PIO, NRI जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, फिर इसके अलावा OCI हो गई, प्रवासी भारतीय हो गए, इन सब के बारे में भी हमें देखना होता है। हालांकि जो सिटीजनशिप का टॉपिक है इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से हमारा CAA, NRC और NPP नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR इनके बारे में चीज़ें आई हैं, तब से ये हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो गया है। इसके अलावा जो इंडियन सिटीजन और जो फॉरेनर हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस, और इन दोनों में किसको प्रिविलेज दिया गया है, कितने तरीके का प्रिविलेज दिया गया है, ये सब चीज़ें भी हमें देखनी होती हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2016 का ये भी देखना होगा। जो नई पॉलिसीज़ या स्कीम्स या कुछ रिसेंट में जो चेंजेस किए गए हैं यानी करंट अफेयर्स में जो चीज़ें की गई हैं वोटिंग को लेकर के, उसे भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट 3 आती है, और जो पार्ट 3 है यहाँ पर हमारा आ जाता है फंडामेंटल राइट। ये अपने आप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लंबा डिस्कशन भी रहेगा हमारा। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक डिफाइन किया गया है फंडामेंटल राइट को, और एक एक चीज़ पर अपना एक अलग केस भी बना हुआ है। इसमें बहुत सारे केस लॉज वगैरह हम लोगों को डिस्कस करने होंगे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिकल नंबर 14 to 30 एंड आर्टिकल नंबर 32 ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि 33, 34 और 35 ये कुछ खास है नहीं। जो मेन हमारा डिस्कशन होगा आर्टिकल नंबर 14 और आर्टिकल नंबर 30 और आर्टिकल नंबर 32 को लेकर के होगा। यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा व्हाट आर द राइट्स एंड प्रिविलेजेस गिवन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, कौन से ऐसे राइट्स और कौन से ऐसे विशेषाधिकार हैं जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, और कौन से ऐसे हैं जो फॉरेनर और सिटीजन दोनों को दिए गए हैं। हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कई सारे हैं, हालांकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से शुरू होगा और 44वें संशोधन तक ये जाएगा। अलग अलग तरीके के रिट्स होती हैं, उनको भी हम लोगों को देखना होगा। हैवियस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, सर्ट्यूररी क्या है, शू वारंटो क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें देखना होगा। इसके अलावा हमें कई सारे केसेस भी देखने होंगे जो कि फंडामेंटल राइट को अप्लाई करने के दौरान में ये चीज़ लिए गए होंगे। हमारे पास में जो भी नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो भी फंडामेंटल राइट में चेंजेस किए गए यानी करंट अफेयर जो है उनको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। जैसे राइट टू एजुकेशन हो गई, या फिर रिसेंट में अभी देखेंगे तो EWS हो गया, 104 OBC की रिजर्वेशन, इस तरीके से हमारे पास में चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में फंडामेंटल ड्यूटी आ जाती है। फंडामेंटल ड्यूटी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ऐड किया गया था, सोलह सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में ऐड किया गया था। अब चूंकि यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 के ए पार्ट में आ जाता है, पार्ट नंबर 4 के ए पार्ट में आ जाता है। पार्ट नंबर 4 में हमारा DPSP है जो कि हमारा अभी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 51A के दौरान में ये चीज़ ऐड कर दी गई है कि कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़, और इनफैक्ट समय समय पर इसको चेंज भी किया जाता रहा है। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटी में आखिर में क्या डिफरेंस है, इनको भी हम लोगों को देखना होगा कि आखिर में जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, इन्फोर्समेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स वगैरह होगा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा कि नेशनल एंथम ये बजता था, ये प्ले किया जाता था जब भी मूवीज़ वगैरह शुरुआत होती थी, तो उसको लेकर के एक बार इशू उठ गया था कि आखिर में क्या ये बजाना सही है, ये प्ले करना सही है या गलत है। नेक्स्ट हमारे पास में पार्ट नंबर 4 में आ जाती है DPSP, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में आ जाता है। यहाँ पर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए आपके आर्टिकल्स के बारे में, और साथ में आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 के बीच में वॉटेवर आर्टिकल्स आर देयर उनकी आपको डेफिनेशन चाहिए। प्लस साथ में आर्टिकल नंबर 368, क्योंकि एक केस में उठा था कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स क्या इन दोनों में कौन डोमिनेटिंग होगा, कौन एक दूसरे को सुपरसीड कर सकता है, और क्या ये अमेंडेबल है भी या नहीं।
हमें डीपीएसपी के जो की फीचर्स हैं और जो इसके सोर्सेज हैं उनको भी डिस्कस करना होगा। क्लासिफिकेशन, जैसे कई तरीके की क्लासिफिकेशन है, जैसे एक हमारी हो गई गांधीयन क्लासिफिकेशन हो गई, सिमिलरली इसी तरीके से सोशलिस्ट क्लासिफिकेशन हो गई, सिमिलरली इसी तरीके से लिबरल क्लासिफिकेशन हो गई। तो हमारे पास में ये डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं। कंपैरिजन करना होगा, कन्फ्लिक्ट होगी जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, तो इन दोनों में जो कन्फ्लिक्ट हुई है उसका क्या रिजल्ट देखने को मिला है, उससे रिलेटेड क्या जजमेंट आई है, इन लोगों को भी हम लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा। जजमेंट को लेकर के डिस्कशन, जो केसेस है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जैसे केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, मनेका गांधी केस हो गया, इन केसेस को भी हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास में कुछ अदर अमेंडमेंट्स आएंगे जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था, जिस पर अभी रिसेंट में करंट अफेयर्स में चीज़ें भी बनी थी। यह हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के है और इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के कुछ इश्यूज था जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। हमारे पास में पार्ट नंबर 5 में आ जाता है यूनियन को लेकर के। यहाँ पर यूनियन के बेसिक आइडिया आर्टिकल नंबर 52 से 73 के बीच में लिखे गए हैं। क्वालिफिकेशन बताई गई है, इलेक्शन बताई गई है, लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, और वही जो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। साथ में ये भी बताया गया है यहाँ पर कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या इलेक्शन होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी। तो यहाँ पर बेसिकली फंक्शंस एंड पावर के बारे में बताया गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड इमरजेंसी पावर को लेकर के। साथ में इन सभी अथॉरिटीज़ की रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट के बारे में भी बताया गया है। ये भी बताया गया है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनके आपस में क्या रोल होंगे, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और क्या आपस में इन दोनों के, इन सबों के बीच में रिलेशन क्या है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बेसिक आइडिया आर्टिकल नंबर 74 से 75 के बीच में दिया गया है। इनके पावर और फंक्शंस के बारे में, रेजिग्नेशन और रिमूवल के बारे में, और साथ में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसको भी हम लोगों को स्टडी करना है। फिर हमें पार्लियामेंट के बारे में स्टडी करना है। पार्लियामेंट में जो हम इससे रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, जो भी रोल और फंक्शंस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड तो क्या, थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर हो जाता है, बट जब डिस्कशन कर लेंगे हम लोग तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आखिर में क्या चीज़ें हैं। दीज आर बेसिक कंसेप्ट। ये सब कंसेप्ट के फॉर्मेट में है, जब आप समझ जाएंगे तो आसानी से आपको मतलब परेशान नहीं होंगे, भूलेंगे नहीं। बहुत लॉजिकल चीज़ें हैं और इससे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो क्वेश्चन बनते हैं दे आर वेरी कंसेप्चुअल इन नेचर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही मेनली यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा सेशन हो गए, मोशन हो गए, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है, समन क्या होती है, प्रोरोगेशन क्या होती है, जॉइंट सिटिंग क्या होती है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा। कुछ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है जैसे क्वेश्चन आवर हो गया, जीरो आवर हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। इनके बारे में हमें देखना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी प्रोसीजर का तरीका क्या होता है, ऑर्डर क्या होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लोकसभा, राज्यसभा, इनके स्पेशल पावर, इनके डिफरेंसेस, क्या कार्यकाल है, क्या क्वालिफिकेशन है, किस तरीके से इलेक्शन होता है, इन सब के बारे में। एंटी डिफेक्शन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा क्योंकि हर साल लगभग इससे एंटी डिफेक्ट कई सारे एमपी होते हैं। तो ये जो आर्टिकल, ये जो 10th शेड्यूल है या जो एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके बारे में भी अभी हमें डिटेल में डिस्कशन करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे रिसेंट में जो राहुल गांधी सांसद थे, बेसिकली वायनाड से थे, तो इनकी जो अभी मेंबरशिप थी वो रद्द कर दी गई थी बिकॉज ऑफ द डिफेमेशन केस, और उसके बाद से इनको 2 साल का सजा दे दिया गया था और फिर अल्टीमेटली इसको चैलेंज किया गया। तो स्टे ऑर्डर लगने के बाद में वापस से इनकी जो मेंबरशिप है उसको रिस्टोर कर दी गई है। तो इसके पीछे की क्या प्रोसीजर है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है, क्या तरीके हुए थे जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली इनकी रिस्टोरेशन की गई है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल में दिया गया है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को लेकर के बातें कही गई। अब ये जो देखिए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है ये कई बार लगाया गया है, जैसे स्मृति ईरानी जी हैं उनके ऊपर में लगाया गया है। अभी राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, उसमें ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट से आ रहा है कि जो राघव चड्ढा हैं इन्होंने भी कुछ फॉर्जरी की हुई है, तो उनके ऊपर भी लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअल फॉर्मेट में कि आखिर में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। कई सारे बिल होते हैं, कई सारे लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, तो इनका प्रोसीजर क्या होता है, इनके तरीके क्या होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको बिल को पास करते हैं या फिर क्या इसके पीछे का लूप होल होता है। बजटरी प्रोविज़न क्या है, फंड्स क्या होते हैं, उसके सारी डिटेल्स के बारे में, पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है जुडिशरी को लेकर के। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, और इस पर आप मान के चलिए कि मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है और साथ में आपकी प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन बन ही सकता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मेंस पर्सपेक्टिव से हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ओपिनियन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जो ओपिनियन है वो आपका बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए, और स्ट्रांग तभी रहेगा जब आपकी बेसिक्स काफ़ी
स्ट्रांग रहेगी। तो बेसिक्स को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे। तो जो भी आर्टिकल्स जुडिशरी से रिलेटेड है उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर के बारे में पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से होती है, रिमूवल किस तरीके से होता है, जो भी कंट्रोवर्सी या वर्डिक्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनके बारे में हमें देखना होता है। प्लस साथ में जो लोकल कोर्ट्स हैं उनके बारे में भी हमें पढ़ना होता है। अब इस लोकल कोर्ट में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में जुडिशरी का पार्ट नहीं होते हैं, बट दे आर हेल्पिंग जुडिशरी। कई सारे एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ भी होती हैं जो कि जुडिशरी का काम कर रही होती हैं, लेकिन वो एक्चुअल में जुडिशरी नहीं होती हैं। तमाम होते हैं, जैसे आपकी ग्राम सभा हो गई या फिर आपकी मोबाइल कोर्ट हो गई, लोक अदालत हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास में आती है इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एग्जीक्यूटिव। जिस तरीके से हम लोगों ने यूनियन के बारे में देखा था आर्टिकल नंबर 5 में, सेम वैसे ही यहाँ पर आर्टिकल नहीं, ये पार्ट नंबर 5 में सेम वैसे ही यहाँ पर आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट की। गवर्नर अपॉइंटमेंट कैसा है, रिमूवल कैसा है, स्पेशल पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल और डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर को लेकर के आ जाएगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या चीज़ है, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स अगर रहेंगे तो उनमें एक कॉमन गवर्नर भी हो सकता है। चीफ मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर, इन सब के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना होगा। फिर हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर में। स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के साथ में कंपेयर करके देखेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर जस्ट लाइक पार्लियामेंट, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा होती है, कई जगहों पर ऐसा सेम हमें देखने को मिलता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट एक्चुअल में दे आर नॉट सेम। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। इनफैक्ट दिस इज मोर पावरफुल दैन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा की पावर और लोकसभा में जो डिफरेंस होता है उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में होता है। तो इसकी भी डिटेल को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर हो गया, क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी को लेकर के। यूनियन टेरिटरी क्या होती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा सवाल आप लोगों के लिए, अब आप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए और इनफैक्ट पता भी होंगे। जैसे मान लेते हैं, सपोज आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि हमारे पास में 2 तरीके के टेरिटरीज होती हैं। एक होता है जो हमारी स्टेट टेरिटरी होती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, तो हमारे पास में स्टेट्स होते हैं। दूसरी होती है हमारे पास यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जैसे आपकी लक्षद्वीप हो गई, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे पास में यूटीज़ भी हैं। स्टेट वाले लोग जब अपने एसडीएम वगैरह को अपॉइंट करना होता है तो ये लोग अपना पीसीएस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं। अब यूटी में तो ऐसा कोई पब्लिक सर्विस कमीशन तो है नहीं, तो ये अपने एसडीएम या जितने भी क्लास मतलब कि ग्रुप बी वाले लोग होते हैं उनको किस तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे, किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करेंगे, यह आप लोगों के लिए एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इसी यूनियन टेरिटरी वाले पेपर में, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल एरियाज़ भी होते हैं जो कि शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 में बताए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। ये जो एरियाज़ दे आर शेड्यूल्ड एरियाज़। शेड्यूल्ड एरियाज़ होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर थोड़ी शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एससी एंड एसटी, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों आखिर में हमने शेड्यूल नंबर 5 और शेड्यूल नंबर 6 में शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया को तो इंक्लूड किया है, बट कभी भी हम लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट एरिया को इंक्लूड नहीं किया है। रिसेंट इशूज़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एरिया को लेकर के हम लोग बात करेंगे। जैसे बोडोलैंड को लेकर के बीच में काफ़ी इशू हुआ था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज़ है। अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि मणिपुर में क्राइसिस चल रही है, मणिपुर में काफ़ी इशू चल रहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, इसके पीछे की क्या कहानी है, उन सभी चीज़ों के बारे में। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था, हालांकि ये तो अब ख़त्म कर दिया गया है, तो हम लोग इसको भी कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे कि जम्मू कश्मीर की क्या कहानी चल रही है या फिर जो लद्दाख है उसकी क्या कहानी चल रही है। आखिर में जब इसको यूटी बना दिया गया है तो उसके बाद से कंडीशन में क्या चेंजेस आए हैं। थोड़ा कंट्रोवर्शियल जरूर रहेगा क्योंकि हम लोग जो डेटा लेंगे वो मीडिया बेस्ड रहेगा, कुछ रिपोर्ट्स रहेंगी, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स रहेंगी, उन सबको लेकर के हम लोग एक लॉजिकल तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ है। इसके अलावा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह को लेकर के भी डिस्कस करेंगे। हालांकि आर्टिकल नंबर 370 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सब हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है इमरजेंसी प्रोविजन को लेकर के। इस इमरजेंसी प्रोविजन में 3 तरीके की इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल नंबर 352, 356 एंड 360 में इस चीज़ को डिफाइन किया गया है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इस इमरजेंसी प्रोविजन को डिफाइन किया गया है और इनफैक्ट इसमें अमेंडमेंट की गई है जो कि बहुत ज़रूरी थी, ब्लैक डे के बाद निकल करके आया था। इसके अलावा इमरजेंसी में क्या इंप्लीकेशंस होती हैं, क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, क्या मैकेनिज्म होती है, इन सब चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस करना होगा।
प्रेसिडेंट के क्या रोल हो जाते हैं इमरजेंसी टाइम में, या स्टेट के जो फंडामेंटल राइट है, लोकसभा है, राज्यसभा, इन सब चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस करना है। प्लस साथ में ये भी देखना होगा कि जो इमरजेंसी है उसको हटाए जाने का क्या तरीका है, और हटाए जाने के बाद में जो भी काम किए गए हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या वो एब्रोगेट हो जाएंगे, यानी कि हटा लिए जाएंगे, या फिर कंटिन्यूड रहेंगे, या फिर उसको अलग से एक बिल ला करके हटाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन और इंटर स्टेट आपस में जो क्या रिलेशन है, उसके लिए हम लोग कुछ बेसिक आइडिया लेंगे आर्टिकल नंबर 262 एंड 263 का। इसके अलावा इंटर स्टेट काउंसिल, जोनल काउंसिल्स, इनके बारे में भी बात करेंगे, क्या कंपोजिशन है, क्या फंक्शंस है। ऑल्दो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर, दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इनके बारे में हम लोगों को देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल मैटर को लेकर के बात करेंगे कि क्या फाइनेंशियल मैटर है, जो भी स्टेट और आपस में स्टेट के बीच में जो भी डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सीज हुई है उनको डिस्कस करेंगे हम लोग। कुछ अगर नया करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ होगा, कोई नई पॉलिसी, कोई नया स्कीम अगर होगा तो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने इस सेशन में। फिर हमारे पास में आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड म्यूनिसिपैलिटीज, दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यह हमारा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इनके जरिए लाया गया था। और हमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपका यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे फिर आपका स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, दोनों ही चीज़ों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इलेक्शन प्रोसीजर क्या, ऑडिटिंग किस तरीके से है, पावर अथॉरिटी ऑफ पंचायत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड टायर ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की गई है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो डीपीएसपी में भी इस डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बोला गया था, बताया गया था, और यहाँ पर भी बताया गया है। देखेंगे आखिर में क्या चीज़ें हैं। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, उसको भी लेकर के देखेंगे। क्या स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या है, अर्बन डेवलपमेंट क्या है, रिजर्वेशन क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस करना है अपने इस सेशन में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, फाइनेंस कमीशन हो गई, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी भी आ गया है। इसके कॉम्पोजिशन, इसके पावर, इसके फंक्शन, रिमूवल, इन सब के बारे में हम लोगों को बात करना होगा। इसके अलावा और भी कई सारी बॉडीज़ है, जैसे सीएजी हो गई, फिर हमारे पास में इलेक्शन कमीशन हो गई, तो कई सारी बॉडीज़ हो गई जो हमारे इससे रिलेटेड आ जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड आ जाती हैं। फिर हमारे पास में कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी हैं, जैसे एनएचआरसी हो गई, ठीक है, फिर इसी तरीके से सीआईसी हो गई, सीवीसी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई सारी हमारे पास में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। हमें देखना होगा इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिए गए, एनएचआरसी हो गई, सीआईसी हो गई, सीवीसी हो गई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज सीबीआई हो गई, स्टेट ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन राइट कमीशन हो गई, या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो गई। सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना होगा। कुछ स्पेशल प्रोविजन में देखने होंगे एससी और एसटी को लेकर के, माइनॉरिटी, एंग्लो इंडियन, जितने भी चीज़ें उनको लेकर के डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल नंबर 223A 223B दैट इज ट्रिब्यूनल के बारे में। यहाँ पर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव और डिफरेंट तरीके के ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखेंगे कि आखिर में क्या प्रोसीजर है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस और किस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज द सिलेबस ऑफ द पॉलिटी प्री कम मेन को लेकर के। गवर्नेंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात नहीं की है, गवर्नेंस को हम लोग किसी दूसरे सेशन में डिस्कस कर लेंगे। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी देखिए ये होनी चाहिए कि आपके पास में जो पॉलिटी होनी चाहिए, पॉलिटी को प्रिपेयर करने का जो तरीका होना चाहिए, वो आप 3 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे आप पहले बेसिक्स करिए। बेसिक्स का मतलब कि आप एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है। अगर मान लेते हैं सपोज किसी को नहीं आइडिया है, कभी किसी ने नहीं ध्यान दिया है, तो उसके लिए बेसिक्स आ जाती है। इस बेसिक्स में केवल ये नहीं कि आप नाम केवल पढ़ेंगे, इस बेसिक्स में आपको कुछ प्रोविजंस भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर में राष्ट्रपति अगर है तो वो क्या मिलिट्री कमांडर है कि नहीं है। और उसके लिए आप फोकस कर सकते हैं इन बुक्स को, दीज आर एनसीईआरटी बुक्स, दीज आर एनसीईआरटी बुक्स। और यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है क्लास, जैसे क्लास 9th हो गई एनसीईआरटी, जहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है, क्लास 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 के बारे में बताया गया है, क्लास 11th में आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, और उसी तरीके से आपके पास में बताया गया है पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के। जब आप बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं और यहाँ पर आप बिगिनर बन जाते हैं। मतलब अब आप रियल में यूपीएससी एस्पिरेंट बन गए हैं और अब आप डिटेल में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। डिटेल में जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रोविजंस पढ़ने होंगे और इन प्रोविजंस
को आप लक्ष्मीकांत बुक से देख सकते हैं। इसके अलावा आप पीएम बख्शी बुक ले सकते हैं। आप चाहे तो पीएम बख्शी बुक लीजिए जो कि एक बेयर एक्ट है, या फिर अपने मोबाइल में आप कॉन्स्टिट्यूशन ऐप कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन आती है, उसको आप लोग कर लीजिए और वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन में जो प्रोविज़न है उसको पढ़ते रहिए। जब आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब आप केसेस देखना शुरू करेंगे और आप बन जाएंगे एडवांस लेवल एस्पिरेंट। अब यहाँ पर जब केसेस लेना है तो आप न्यूज़पेपर से या इंटरनेट के आर्टिकल्स वगैरह होंगे, उनको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एडिटोरियल सेक्शन होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडिटोरियल हो गया या फिर ओपिनियन हो गया या फिर जो इंडियन एक्सप्रेस की एक्सप्लेन्ड पेज होती है, यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक नया आइडिया, नई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग क्लास के फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। जो क्लास हमारी होगी वो लाइव डिस्कशन होगी। इस डिस्कशन में हम लोग जो भी पॉलिटी के कंसेप्ट्स हैं उन पॉलिटी के कंसेप्ट्स को तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, 1 by 1 करके करेंगे। दिस विल बी थॉरो क्लास। आप बेसिक्स से लेकर के एडवांस तक की चीज़ों को यहाँ पर आप पा सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस सेशन विल बी हैविंग आंसर राइटिंग सेशंस ऑल्सो। साथ साथ में हम लोग आंसर राइटिंग सेशन भी करेंगे और साथ में जो PYQs हैं, PYQ जो पास्ट ईयर क्वेश्चन MCQ के फॉर्मेट में, उन सब को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास होगी आपकी 9:30 इन द मॉर्निंग, 9:30 बजे सुबह होगी। 1 घंटे की क्लास होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली दिस क्लास इज गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। कल नहीं, परसों से आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी। यानी कि चलिए कल परसों नहीं, ये 10 अगस्त से हम लोग इसकी क्लास को शुरू करेंगे। 10 अगस्त से आपकी ये क्लास शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए आप लोग सारी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं और बाकी हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को और वहाँ पर हम लोग 1 by 1 करके चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो ये थी हमारी आज के डिस्कशन, पॉलिटी के बेसिक्स, पॉलिटी के ओरिएंटेशन क्लास। पॉलिटी किस तरीके से पढ़ें, क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या सोर्सेज होने चाहिए, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से हम लोग आगे कोर्स को प्रोसीड करेंगे, किस तरीके से आगे चीज़ों को लेकर के जाएंगे। फिलहाल यहाँ इस सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो डाउट रहेगा टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी कोई बात रहेगी, सजेशन रहेगा तो बिल्कुल आप अपने सजेशंस ईमेल कर सकते हैं, टेलीग्राम में भी बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।